हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबीए लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के इतिहास के एक सैम्पल पेपर को लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके रिवीजन के लिए और आपके कुछ नए क्वेश्चन आएंगे वो याद करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 60 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और क्योंकि पेपर में भी 60 क्वेश्चन आते हैं और 40 अंक का ये पेपर होता है, 90 मिनट में आपको करने होते हैं, तो उसी के रूप से अभ्यास प्रश्न पत्र दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हड़प्पा वासियों के लिए इनमें से कौन सा तांबे का स्रोत था? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं: कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो बी इज द राइट आंसर। खेतड़ी राजस्थान तांबे का स्रोत था। प्रश्न नंबर 2, चौथी शताब्दी में मगध की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? चौथी शताब्दी की बात की गई। आरंभिक तो राजगिरी या राजगृह कहते हैं उसे। चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत का युद्ध किसने जीता? सभी को पता है, पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन शासकों का नाम पुत्र शब्द से समाप्त हुआ, जैसे गौतमी पुत्र सतीकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी, तो कौन से राजा थे वो, कौन से शासक थे? वे थे सातवाहन शासक। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 1000 ईसा पूर्व हिंदू धर्म में गोत्र के नाम पर लोगों का वर्गीकरण किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? हिंदू धर्म में गोत्र के नाम पर लोगों का वर्गीकरण किया गया, यह गया ब्राह्मण द्वारा। तो ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में गोत्र के नाम पर लोगों का वर्णन किया कि इस ऋषि के नाम से ये गोत्र कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जातियों और सामाजिक गतिशीलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन दे रखे हैं, इन पर विचार करना है। ए, वर्ण जैसे ही जातियां जन्म पर आधारित हैं। क्या वैसे वर्ण भी जन्म पर आधारित हैं? ओके। वर्ण की तरह जातियों की संख्या निश्चित थी? बिल्कुल नहीं, निश्चित नहीं थी। विभिन्न व्यवसायों वाली जातियों को कभी कभी ब्राह्मणों, श्रेणियों, गिल्डों में संगठित किया जाता था, ये भी गलत है। तो केवल एक ही आंसर सही है, यानी डी इज द राइट आंसर, कि वर्ण जैसे ही जातियां जन्म पर आधारित थी, यानी कि वर्ण जन्म पर आधारित थे और जातियां भी जन्म पर आधारित थी। आपका छठे का ए राइट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कबीर के श्लोक 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित हैं। एक तो पॉइंट ये दे रखा है आपका, बिल्कुल नहीं। कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध है। इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सा गलत है, ठीक है। इधर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम। इसमें पूछा है कि इन कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा गलत है। तो जो सही है उन पर टिक मारेंगे, गलत को गलत लिखेंगे ताकि हमें आंसर सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो कबीर के श्लोक 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित है, बिल्कुल सही। कबीर ग्रंथावली में है, बीजक में और गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में, बिल्कुल नहीं। कबीर ने परम वास्तविकता का वर्णन के लिए कई परंपराओं का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही। कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह कहा है, बिल्कुल गलत। तो दूसरा और चौथा गलत है, यानी कहाँ है? डी इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर। दूसरा और चौथा कहाँ है? बी। तो 7 का आंसर हो गया बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 8, शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला में कई छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था, जिसे क्या कहते थे? जमात खाना। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? यानी कौन सा सुल्तान था जिनका जैन विद्वानों से दोस्ती थी? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिनका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संपर्क था। क्वेश्चन नंबर 10, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच मूल विवाद का कारण क्या था? क्यों उनके बीच लड़ाई हुई? तो इसका सही उत्तर है मालाबार का डेल्टा। बी इज द राइट आंसर। क्योंकि मेहबनी आपको पता दक्षिण में थे और विजयनगर दक्षिण, थोड़ा पश्चिम दक्षिण में थे, इसलिए मालाबार डेल्टा को लेकर विवाद था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र का भोज, आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। क्वेश्चन नंबर 12, किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को संघारित प्रहार झेलना पड़ा? तो कौन सा युद्ध था जब विजयनगर को हार झेलनी पड़ी? 1565 में तालीकोटा का युद्ध। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी किस शहर में विशाल स्नानागार पाया गया? ये सभी को याद होगा, किसमें पाया गया था? किस शहर में विशाल स्नानागार पाए गए? तो मोहनजोदड़ो में पाए गए।
तो क्वेश्चन नंबर 13 पे थे हम। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, ये उत्तर आपको खुद देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके इस वीडियो में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। उस तीर्थयात्री का नाम बताइए। उस तीर्थयात्री का नाम बताना है जो 7वीं शताब्दी में आया। एक तो 6वीं में आया था, एक 7वीं में आया था। तो 7वीं में कौन सा तीर्थयात्री भारत आया चाइना का, वो था इत्सिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं बताता रहूँगा। धम्म महामात्र कौन थे, ये सभी को पता है इसका उत्तर, कि अशोक द्वारा धम्म का संदेश फैलाने के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया, यानी किस कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया था? लाल पत्थर का, कांसे का, मिट्टी का, चूना पत्थर। ए इज द राइट आंसर, चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। ब्राह्मणों ने विशिष्ट सामाजिक वर्ग को वर्गीकृत करके कुछ लोगों को उस प्रणाली से बाहर माना गया है, उन्हें क्या कहा गया? ब्राह्मणों ने जिनको सामाजिक वर्ग में समाहित नहीं किया गया, उन्हें क्या माना, जिसे बाहर माना जाता है, उसे क्या कहा गया है? अछूत। क्या कहा गया? अछूत। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है, यानी समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन एक स्तंभ लेख में, जो कि इलाहाबाद में यानी प्रयाग प्रशस्ति के नाम से फेमस है। ए इज द राइट आंसर। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा काल के दौरान बाट उपयोग करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन बताना है। हड़प्पा के लोगों ने कई प्रकार के छोटे बड़े बाट विकसित किए, बिल्कुल सही। ये आकार में घनाकार थे, उन पर कोई निशान नहीं था, ये भी सही है। ये बाट ज़्यादातर चट कठोर पत्थर से बने थे, ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा? डी वाला, क्योंकि द्विआधारी नहीं थी, वो थे क्या थे? दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। शरीयत क्या है? शरीयत ऑप्शन है मुस्लिम सूफी संत, रमजान के महीने के दौरान उपवास, मुस्लिम समुदायों को नियंत्रित करने वाला कानून। तो आपको पता है सी इज द राइट आंसर। तो 20वें का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। डैश लगभग पूर्ण रूप से शिल्प उत्पादन में संलग्न था। शिल्प कार्यों में मनका बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर बनाना, बाट बनाना। तो कौन सा इलाका था वो, बताओ? सभी को पता है, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्राह्मणों द्वारा वर्ण क्रम के मानदंडों को लागू करने के लिए विकसित की गई थी? इनमें से कौन सी प्रणाली थी जो ब्राह्मणों ने क्या किया था? वर्ण क्रम को, कि ये वर्ण वाले यही काम करेंगे, कि ब्राह्मणों ने इस बात पर जोर देते हैं कि वर्ण व्यवस्था देवी है, बिल्कुल सही। ब्राह्मणों ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि उनका व्यवसाय जाति से निर्धारित है, ये भी सही है। ब्राह्मणों ने राजाओं को अपने साम्राज्य में यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि लोग वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को माने। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 22वें का डी। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप आंसर मुझसे पहले दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23। 1000 ईसा पूर्व के बाद से हिंदू धर्म में गोत्र के नाम पर लोगों के वर्गीकरण का प्रचलन था। तो गोत्र किसने शुरू किए थे? ब्राह्मणों द्वारा, क्षत्रिय द्वारा, वैश्य, शूद्रों। तो ए इज द राइट आंसर, ब्राह्मणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा के बाटों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 4 कथनों में से एक कथन सही नहीं है। बाट आमतौर पर चट के पत्थर से बने थे, बिल्कुल सही। आमतौर पर चिन्ह के साथ गोलाकार होते थे वो, बताओ क्या बाट कभी गोलाकार देखे? घनाकार थे, तो ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बी सेक्शन आ गया। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हड़प्पा के स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश केंद्र पाकिस्तान में चले गए। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि लुप्त हो गई। हड़प्पा लिपि लुप्त हो गई क्या? नहीं जी। हड़प्पा सभ्यता में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या ये था? हड़प्पा में मृतकों को दफनाया। तो पहला और चौथा तो सही है। ठीक है, आपका पहला और चौथा सही लग रहा है। और कौन कौन सा हो सकता है इसमें? तो पहला सही है, तीसरा भी सही है। सभ्यता में शासकों की भूमिका होती होगी। हड़प्पा लिपि लुप्त नहीं हुई है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। तो आई थिंक बी इज द राइट आंसर, 1, 3 और 4। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? सभी को पता है, ये कमेंट बॉक्स में करके आंसर दे के बताएंगे। आप सभी को आंसर आता होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा के पुरोहित राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरोहित राजा के पास राजनीतिक शक्ति थी। क्या ये सच है? ठीक है, हो सकती है। यह वह मेसोपोटामिया इतिहास से संबंधित था। तो मेसोपोटामिया तो इराक है, वो संबंधित नहीं था। यह हड़प्पा धर्म से संबंधित था, बिल्कुल।
ये सत्तावादी शासन के विवरण हड़प्पा के विवरण कारणों में से एक हो सकता है, यानी कि सत्तावादी शासन जो ये पुरोहित राज आया, कहा जाता है कि शायद वहाँ पे राजा रहा होगा, तो ये कारण है एक। तो ए इज़ द राइट आंसर के 3 कारण बिल्कुल सही हैं। जो गलत है वो है आपका कि मेसोपोटामिया इतिहास से संबंधित था। अभी आ गए कथन और कारण वाले। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों मुश्किल लगते हैं आपको, तो ध्यान से देखेंगे। आर्यकरण के विस्तार से ब्राह्मणों की संख्या में वृद्धि हुई। क्या यह बात सही है? बिल्कुल। अनुलोम विवाह स्थानीय संप्रदायों के पुजारियों को ब्राह्मण वर्ण में लाना ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा दी। तो दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा गलत है। क्वेश्चन नीचे मेन पूरा होगा कि कौन सा गलत है। सही होता तो कुछ और आंसर होता, गलत है तो कोई और आंसर है। ठीक है, देखते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता की मोहर, हड़प्पा की सबसे विशिष्ट विशेषता, बिल्कुल ये भी सही है। सुरतगोई नामक स्थान पर सिंचाई के साक्ष्य मिले, सही है। सुरतगोई पर क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं इसके, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का अनियोजित, नियोजित था ये तो अनियोजित लिखा हो तो गलत है। तांबा कर्नाटक से, ये भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा और चौथा किसमें गलत है? बी में, तो बी इज द राइट आंसर। ये तस्वीर सबसे आकर्षक उदाहरणों में से एक है, किसकी है? ये तस्वीर सबसे आकर्षक उदाहरणों में से किसकी है? नैनार भक्ति आंदोलन का है, ठीक है, और लिंगायत का है, पंथों का, अलवार का है। किसका है ये जो जिसमें सुभद्रा जी, कृष्ण जी और बलराम जी बने हुए हैं? तो ये पंथों के एकीकरण का, यानी कि जो ये भक्त हैं भगवान कृष्ण, वो अलवार भक्ति आंदोलन का है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। और पंथों का एकीकरण का मतलब है कि सभी देवताओं को इकट्ठा करके पूजा की गई है। जब स्त्री की पूजा तांत्रिक पद्धति होती है, देवता की पूजा अलग होती है, तो सी और डी दोनों ही सही मान जाएंगे, लेकिन आपको एक उत्तर लिखना है तो आप डी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित भक्ति संतों को सही कालक्रम का चयन करें। सबसे पहले कौन से भक्ति संत आए, उसके बाद कौन सा है, फिर कौन सा है, आपको बताना है। 31 में पहले कबीर आए थे, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि गलत कौन सा भाई? हजारा मंदिर नई दिल्ली में, ये है ही नहीं बिल्कुल, तो डी इज द राइट आंसर। थेरी गाथा भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं ने रचा गया है। यह महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अंश है? थेरी गाथा किस पुस्तक में है? तो थेरी गाथा बेटा सुत्त पिटक में है। सुत्त पिटक में थेरी गाथा लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 34, भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको सही पॉइंट बताना है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो पूजा के रूपों के विकास के क्रम में कई उदाहरणों में कवि संतों नेताओं के रूप में उभरे, जिनके चारों ओर भक्त समुदाय विकसित हुआ। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो भक्ति के रूप में ब्राह्मण देवताओं भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ बने रहे, बिल्कुल गलत है ये। एक अलग स्तर पर धर्म के इतिहासकार अक्सर भक्ति परंपराओं के 2 भागों में विवाद करते हैं, सगुण निर्गुण, ये भी सही है। तो 1 और 3 किस में सही है? सी में, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? स्तूपों की वेदिकाओं स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने वालों के बारे में पता चलता है, तो सही बात है। टीले के चारों एक वेदिका होती है जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती हैं। बताइए सही है कि गलत है? बिल्कुल, पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से जोड़ती, अलग नहीं करती। पहले स्तूप सादे थे, लेकिन बाद में अमरावती और शाहजी के स्तूपों में नक्काशी और मूर्तियों के साथ विस्तृत रूप में उकेरा गया, ये सही है। तो 1 और 3 किस में सही है? डी में, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में जाकर बुद्ध के अवशेषों के अंश बांटे, उन पर स्तूपों का निर्माण करवाया? अशोक वदान में, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, कृष्णदेव राय के शासन के संबंध में कौन सा कथन है इनमें संबंधित है? कृष्णदेव राय तुलुप वंश के थे, तो बिल्कुल तुलुप वंश के थे। उसने तुंगभद्रा कृष्ण नदियों के बीच की भूमि का अधिग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने विस्तार किया था और अपने अधीन कर लिया, ये भी सही है। कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने हॉल बनवाया, तो गलत है, हॉल नहीं बनवाया, गोपुरम बनवाए थे। तो 1 और 2 किसमें? ए इज द राइट आंसर।
हरिसेन किसके दरबारी थे? बताओ भाई, ये उत्तर आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। 39 क्वेश्चन है कि विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन इसके हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद सबसे अधिक बड़ा किया गया, बिल्कुल सही है। मुख्य मंदिर के सामने कृष्णदेवराय ने मंडप बनवाया, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में हॉल लिखा था तो वो गलत माना गया था। मंदिर के हॉल में उपयोग, मंदिर के जो हॉल था उसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे देवताओं के चित्र, संगीत, नृत्य, नाटक। तो ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में लिखित में से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किसमें? ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको उत्तर देना है इसका आंसर अपने आप में कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 41, कमल महल के संबंध में कौन सा कथन जुड़ा हुआ है? तो कमल महल के बारे में आपने पढ़ा है, जो लोटस पैलेस लगता था। इसके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं कि शाही केंद्र की सबसे खूबसूरत इमारतों में से कमल मंदिर था, कमल महल था, बिल्कुल सही। इसका नामकरण 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश यात्रियों ने किया, बिल्कुल। मैकेंजी द्वारा किए गए मानचित्र में सुझाव मिलता है कि लोटस महल एक परिषद कक्ष था, ये भी सही है। कमल महल में 9 मीनारें थी, ये भी सही है, यानी सभी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए कि वैश्य और शूद्रों ने नए गैर सनातन धर्मों का स्वागत किया। भाई वैश्य और शूद्रों ने नए गैर सनातन धर्मों का स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं, गैर सनातन धर्मों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, इसके उन्मूलन की बात कही। तो ये तो सही है, बी गलत है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मध्य और दक्षिण भारत में कब्रों पर रखी बड़ी चट्टानों को क्या कहते हैं? ये भी आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। अतीत के अभिलेखों को समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो अतीत के अभिलेखों को समझते हैं उसे क्या कहा जाता है? सांकेतिक लेखों को पढ़ना, एंड डी इज द राइट आंसर। आपको इन कथनों पर विचार करना है कौन सा सही है, ठीक है। तो जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव ने करी, बिल्कुल। महावीर जी 24 पे थे, ये भी सही है। अंगार ने जैन धर्म की शिक्षाएं दी, गलत है, नहीं, अंगार ने, बिल्कुल सही है। जैन धर्म ने अपनी संदेशों को प्रसार करने के लिए संघों की शुरुआत करी, बिल्कुल नहीं, संघ बौद्धों ने शुरू किया था, जैनों ने संघों की शुरुआत नहीं करी, यानी 1 2 3 किसमें है? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर भारतीय इतिहास के एक प्रमुख मोड़ से जोड़ा गया, क्यों? ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। क्योंकि राज्यों का, शहरों का, कस्बों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग हुआ। तो ए इज द राइट आंसर, राज्यों, शहरों, कस्बों का उदय, लोहे का प्रयोग। सी वाला होता है, जो खंड सी होता है उसमें अनसीन पैसेज होता है, आपको आंसर ढूंढना होता है, साथ में एक मैप होता है, उसके भी आंसर ढूंढने होते हैं। तो सी सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से देखें। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का, यानी कि जमीन को खाली छोड़ दो तो मलबे के ढेर आते हैं, तो नई प्रजाति का पता चलता है, जिन्हें टीला कहते हैं, टीला सॉरी। अब अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता कटाव के कारण भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीनों पर मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है कि कौन से लोग यहाँ पर रहते थे, किस वस्तु का प्रयोग करते थे। ये एक स्तर से दूसरे रंग, प्रकृति, इनसे मिली हुई पूरा वस्तु के संदर्भ में भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक जगह मलबों के ढेर होते हैं, हर परत में कुछ ना कुछ उपजाऊ चीज़, ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे कि हिस्ट्री का पता लगाया जा सके, ठीक है। परित्यक्त स्तर जो त्याग दिए गए उन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, कि पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। समान तौर पर सबसे निचले प्राचीनतम स्तर और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं, यानी जो नीचे दबा होता है लेवल वो सबसे पुराना, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे नया। इन स्तरों के अध्ययन को क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पूरा वस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक काल खंडों संबंध किया जाता है, जिसमें एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। तो बताना आपको निम्नलिखित में से एक टीले की विशेषता। भाई टीला क्या होता है? आवासीय मलबा, निरंतर निवास, भूमि सुधार, उपरोक्त सभी। तो टीले की खास बात क्या है? उपरोक्त सभी। टीला कब बनता है? जब मलबा जमा होता रहता है तो टीला बन जाता है। तो बंजर के संकेत कौन से हैं?
आवासीय लक्षणों की अनुपस्थिति, जहाँ पे आवास यानी कि वो जमीन बंजर मानी जाती है कि एक बार यूज करके छोड़ दी गई, फिर कभी उसको यूज नहीं करते, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, किसी स्थल में सबसे निचले प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। बिल्कुल सही लिखा, अभी पढ़ा था आपने। समय के साथ किसी स्थल यानी कि समय के साथ किसी स्थल के निरंतर कब्जे या परित्याग से पुराने के ऊपर एक नई परत का गठन होता है। तो आपको बताना है क्या है। ये तो सही है, समय के साथ किसी स्थल के निरंतर कब्जे या परित्याग से पुराने के ऊपर एक नई परत का गठन होता है। बिल्कुल गलत, तो सी इज द राइट आंसर। सबसे निचले स्तर को प्राचीनतम और उसके ऊपरी को नवीनतम कहते हैं। बिल्कुल सही है, समय के साथ। हाँ बिल्कुल, तो आर असत्य है, ए सत्य, यानी कि डी आएगा उसका। ठीक है, ए सत्य, आर असत्य, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा स्तर विज्ञान की सही परिभाषा क्या है, अभी बताया था आपको। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। एक पुरातात्विक स्थल से मिट्टी की परतों का अध्ययन, तो मिट्टी के परतों का अध्ययन स्तर होता है। स्तर मतलब लेवल, परत मतलब भी लेवल, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, विभिन्न सांस्कृतिक अवधियों को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो इस अवधि में एक घटना घटी है, पुरानी कितनी पुरानी अवधि है, कैसे पता लगाया जाता है। स्तरों में पाए गए कलाकृतियों के माध्यम से, जो हर लेवल पर जो मिट्टी पाई गई, उससे जुड़े अंश पाए गए, उससे ये पता चलता है। हड़प्पा के लोगों के आवास का पता कैसे लगाया गया, ये आपको बताना है। प्राचीन वस्तुओं के माध्यम से, बी इज द राइट आंसर। एक और आ गया हम्पी वाला, ये बहुत ईजी है। हम्पी के भग्न अवशेष 1800 में अभियंता यानी इंजीनियर और पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों की स्मृतियों पर, यानी कि जो यहाँ के पुजारी थे उनकी स्मृतियों पर आधारित थी। 1856 में छायाचित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलन किए और शोधकर्ता उनका अध्ययन करने आए। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों में से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा किया। इस शहर और साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से मिलान भी किया। तो हम्पी के बारे में क्वेश्चन देखने के आ रखे हैं। आगे परंपरा और अभिलेख साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने करी 1336 में। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाओं बोलने वाले, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहा करते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने टाइम के राजाओं, जिसमें दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति और वह नदी घाटियों, लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र विकसित होने लगे। विजयनगर के शासकों ने अवधारणा और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया और विकसित किया। तो विजयनगर का शहर का दूसरा नाम क्या है, हम्पी, बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन, हम्पी के खंडरों को कौन प्रकाश में लाया, ये उत्तर आपको खुद देना है कमेंट बॉक्स में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, ये भी आपको खुद करना है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ये भी आपको खुद करना है। ये पैसेज है, इसको स्टॉप करके आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर इजीली दे सकते हो। अभिलेखकर्ता कौन होते हैं, ये बता देता हूँ मैं आपको। तो अभिलेखकर्ता होते हैं जो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। पुराने शिलालेखों का अध्ययन करने वाले को अभिलेखकर्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, हम्पी के संबंध में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के लिए सूचना का प्रारंभिक स्रोत क्या था, पुरोहितों की यादें, यानी कि पुरोहितों की यादें, ए इज द राइट आंसर। अब मैप है, इसमें जो बी एक गुजरात में और बी एक राजस्थान में जगह, ए गुजरात में। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, गुजरात से क्या पूछा गया, राजस्थान से क्या पूछा गया है। भारत के ए में उस जगह को करना है, यानी कि राजस्थान में गुजरात में एक ऐसी जगह ए जहाँ पे हड़प्पा स्थल था। तो हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा गुजरात में था, वो आपको बताना है। तो गुजरात में धोलावीरा, गुजरात में कौन था, धोलावीरा। और सॉरी, गुजरात में धोलावीरा। और बी राजस्थान में क्या था, बी जहाँ पे हड़प्पा एक शहर है, हड़प्पा स्थल है कोई, तो सही आंसर है आपका कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में और धोलावीरा कहाँ है आपका, गुजरात में। तो 59 का ए आंसर और 60 का बी। और आप मैप में आपको राज्य याद करके जाओगे तो ईजिली तरीके से आपको जो इसके आंसर है वो मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और NB लर्निंग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।